वेलकम बैक। केमिस्ट्री की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स का पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखें। नाउ इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। एससीसी में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, बीसीसी में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, एंड एफसीसी में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल से चलेंगे हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो सीरीज़। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल क्या होता है, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, या मैं बोल सकता हूँ पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन या सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का, जो बार बार रिपीट होता है और रिपीट हो होकर ये फॉर्म करता है एक क्रिस्टल। तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे छोटा पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस पोर्शन को मैं नाम दूंगा यूनिट सेल। ओके, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको चाहिए वही लिखा है। इसकी डेफिनेशन तो मैं समझ आ गई ना, एक एग्जांपल से इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इमेजिन करना, ये पूरी वॉल आप मान के चलो कि इस पूरी वॉल को मैं मानता हूँ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ना उस पूरी वॉल को मानो आप क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब देखो, वेट, हाँ देखो, इस पूरी वॉल को मैंने माना क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, अब ये वॉल किससे बनी है, ब्रिक्स से, ईंटों से। सेम साइज़ की ईंट बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो के बिल्डअप कर रही है दीवार। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरी दीवार का सबसे छोटा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या, ये ईंट ही है। ये ईंट तो बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या मैं इस ईंट को यूनिट सेल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल की जो डेफिनेशन थी यही थी, क्या थी, कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी पोर्शन को मैं क्या कहूँगा, यूनिट सेल बोलूँगा। तो ऐसी दीवार में सबसे छोटा पोर्शन ईंट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये होता है मेरा यूनिट सेल। नाउ मैं बात करता हूँ क्रिस्टल लैटिस की, कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये एक 3D अरेंजमेंट होती है एटम और आयंस की क्रिस्टल में। देन इस 3D अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। ठीक है, और जो मेरा क्रिस्टल लैटिस होता है ये बना होता है बहुत सारे यूनिट सेल्स का। किसका? यूनिट सेल्स का। ये बहुत सारे यूनिट सेल का मिलके बनता है क्या, क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, नाउ मैं एक आपको एग्जांपल समझाऊं। तो आप इस एग्जांपल में देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा क्यूब है, ये एक क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब यहाँ पर है, ऐसे पर है, ऐसे इसके पीछे, ऐसे इसके नीचे, ये यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर, मतलब सेम साइज का क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट हो के क्या फॉर्म कर रहा है, एक क्रिस्टल लैटिस, या मैं बोल सकता हूँ क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। तो इस पूरी अरेंजमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरी अरेंजमेंट में जो सबसे छोटा पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है, ये क्यूब तो है ना। तो मैंने इस क्यूब को मैंने क्या नाम दे दिया, यूनिट सेल। क्या नाम दे दिया, यूनिट सेल नेम दे दिया। सो आई थिंक आपको समझ आएगा यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंस क्या होता है। नाउ मैं बात करता हूँ पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो यूनिट सेल्स के मेरे 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल से, कैसे डायग्राम से समझते हैं। देखो 3 साइड्स कौन कौन सी, ए बी सी, 3 साइड्स, 3 एंगल, इनके बीच कैसे, ए और सी के बीच में एंगल बीटा, सी और बी के बीच में एंगल अल्फ़ा, बी और ए के बीच में एंगल गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 एंगल्स होते हैं। आपको याद रखना है कि इन 2 साइड्स के बीच में एंगल हमेशा बीटा होगा, ऐसी सी और बी के बीच में एंगल हमेशा अल्फ़ा होगा, एंड ऐसी बी और ए के बीच में हमेशा एंगल गामा होगा। ठीक है, ये आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना है,
जिन साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, आपको अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स लिखो, तो आपको भैया वो ही एंगल लिखना पड़ेगा जो साइड्स के बीच में। ओके, नाउ ये था हमारा थोड़ा बेसिक। नाउ अब हम पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हमें 3 तरह के यूनिट सेल पढ़ने हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स की। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेरे एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम होता है। क्या होता है? हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम होता है। अच्छा, नाउ मैं बात कर रहा हूँ क्यूबिक की। तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूब के भैया 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम। ठीक है, नाउ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये लिखा हुआ है, इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम होगा। तो क्यूब के कितने टोटल कॉर्नर्स होते हैं? 8, तो 8 एटम होंगे, है ना। ठीक है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, नाउ देखो इस डायग्राम में, देखो ये जो मेरा ये एटम है, ये एटम कितने यूनिट सेल के साथ मैं बोल सकता हूँ एक तरह से कि मतलब एक तरह से बट रहा होगा। ऐसे बोल सकते हैं ना कि बट रहा होगा, मतलब कितनों के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ऐसे बोल सकते हैं कि ये यूनिट सेल, ये मेरा एटम कितने यूनिट सेल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो किसी का आंसर आएगा 4, किसी का आंसर आएगा 8, है ना। कोई बोलेगा 4 के साथ तो रहोगा, कोई कह रहा होगा 8। तो जो 8 वाले बच्चे वो है सही, 4 वाले बच्चे हैं रॉन्ग। क्यों? बिल्कुल बताएंगे। देखो मैं मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि ये जो मेरा एटम है ये कितने यूनिट सेल के साथ पार्टिसिपेट हो रहा है, तो आप बोल दोगे 4। बिल्कुल सही, बट इसके ऊपर एक ऐसा यूनिट सेल एक और होगा ना, एक ऐसा यूनिट सेल एक और होगा, है ना। जैसा ये ऐसी एक इसके ऊपर होगा, तो अब क्या होगा? 4 तो ये वाले हो गए, 4 इसके ऊपर, तो अब कितने हो गए? 8। मतलब जो मेरे कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं वो कितने यूनिट सेल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है? 8 के साथ। कितनों के साथ? 8 के साथ। अच्छा, ना मैं बात करूँ किसी मतलब कोई एक एटम एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कि एक एटम एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने देखा ये 8 के साथ बट रहा है, मतलब 1/8, है ना। मतलब हर एक एटम जो कॉर्नर्स पर एटम है वो हर एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? इतना इतना। मतलब ये हर एक एटम का पार्टिसिपेशन है एक यूनिट सेल में। ठीक है, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझना। देखो टोटल कॉर्नर्स हैं क्यूब में 8, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम, तो टोटल एटम हो गए 8। ठीक है, हर एक का कितना पार्टीशन है? मतलब हर एक यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर वाला एटम कितना कितना अपने आप को शेयर कर रहा है, बांट रहा है अपनी पूरे का 1/8, है ना। अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये कट के आ गया हमारे पास 1 एटम। क्या आ गया? 1 एटम। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन HCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज 1 एटम। और कैसे, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, नो NCERT के बुक्स में जो डायग्राम है बहुत अच्छे डायग्राम दे रखे हैं। अब इस चैप्टर के लिए सबसे बेस्ट NCERT रहेगी, क्योंकि NCERT में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसी डायग्राम को थोड़ा इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इस डायग्राम में हमें समझ नहीं आ रहा ना कौन कहाँ हो रहा है, तो इसमें थोड़ा अच्छे से थोड़ा दूर दूर है तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये रहा एक एटम ये रहा ऐसे ऐसे, है ना। और अभी हमने देखा कि जो मेरे कॉर्नर्स वाला एटम है, ये एक एटम इस यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा? अपना 1/8 पार्ट, है ना। ऐसे ये भी अपना 1/8, ऐसे ये भी अपना 1/8, ऐसे ये भी सारे कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मतलब कितना कितना शेयर्ड हो रहे होंगे एक यूनिट सेल में अपने पूरे एटम का 1/8 पार्ट। ये इस एक यूनिट सेल में क्या कर रहे होंगे? शेयर कर रहे होंगे, मतलब बट रहे होंगे, ऐसे बोल सकते हैं, बट रहे होंगे। ओके, तो ये होता है आपका प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ मैं बात करूँ अब आपकी बॉडी सेंटर की। इसमें क्या होता है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर भी होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी होता है। ओके, जो मैंने बोला यहाँ पर वही लिखा हुआ है। चलो इसके डायग्राम से समझते हैं कैसे।
बॉडी के जो मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है, एटम्स मेरे कॉर्नर्स पर भी होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी होता है। कॉर्नर्स वालों की शेयरिंग तो आपको पता चल गई। अब ये एटम बॉडी के सेंटर पर है कितना 8, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, पूरा एक एटम ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अच्छा, नाउ मैं इसमें निकालूँ कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे। तो देखो नंबर ऑफ एटम इन BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो कॉर्नर्स पर हैं तो 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पर एटम कितना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 1/8 पार्ट, है ना। तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे कॉर्नर्स पर 1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है, एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी होता है तो उसका एक एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज 2 एटम। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो मेरा BCC यूनिट सेल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल में 2, SCC में कितने होते हैं 1, ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो हमारे BCC होता है इसमें क्या होता है, एटम्स कहाँ में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर, और एक एटम बॉडी के सेंटर पर। अच्छा, ना मैं बात करूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स की। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर भी होते हैं और फेस के हर एक फेस के सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट होता है। जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको समझते हैं इसके डायग्राम से। देखो हर एक एटम कॉर्नर्स पर होंगे और फेस के भी सेंटर पर एक एक एटम होगा। अच्छा, ना हमें पता है कॉर्नर्स वाले कितनी शेयरिंग कर रहे होंगे, मतलब एक ही एटम इस यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा, अपना 1/8 पार्ट। अच्छा, नाउ मैं बात करूं अब ये जो मेरे फेस वाला है कितना कर रहा होगा। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर एक ऐसा यूनिट सेल और होगा, बिल्कुल होगा, है ना, एक ऐसा यूनिट सेल और होगा ना इसके ऊपर। अब तो तुम देखोगे तो ये जो हमारा यूनिट सेल है ना, ये वाला, ये जो हमारा एटम है, ये वाला जो एटम है ये क्या कर रहा होगा, अपना आधा पार्ट इस वाले एटम के साथ शेयर कर रहा होगा और अपना आधा पार्ट इस वाले एटम के साथ शेयर कर रहा होगा। मतलब कुछ इस तरह से, आधा इस वाले आइटम में, आधा इस वाले आइटम में होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे फेस वाले एटम्स हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक यूनिट सेल में, अपना आधा पार्ट 1/2, है ना। कॉर्नर्स वाले कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1/8, फेस वाले कितना कर रहे हैं 1/2। कैसे बता दिया कि इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। अब क्या होगा, जैसे यूनिट सेल होगा तो क्या होगा, आधा ये पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा और आधा इस वाले यूनिट सेल में इस एटम का पार्ट होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स इसके कैसे होंगे। देखो फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, कॉर्नर्स पर होंगे एक एटम आ गया, ये तो आपको पता है ना। देखो अब देखो टोटल फेस कितने हैं 6, है ना। क्यूब के टोटल फेस 6 तो होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 हो गए, ठीक है। हर एक जो एटम प्रेजेंट है किस पर, फेस के सेंटर पर, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1/2, आधा पार्ट कर रहा है ना। आधा पार्ट तो दूसरे यूनिट सेल में, आधा दूसरे में, तो आधा कर रहा है। टोटल एटम आ गया मेरे पास 3। नाउ अब इसका टोटल होगा तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम इन आ यूनिट सेल इज 4 एटम्स। तो जो FCC में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल वो क्या होते हैं मेरे 4, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो मेरा SCC होता है। SCC में एटम्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, है ना। और जो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं उनकी शेयरिंग कितनी होती है भाई 1/8 होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पर भी होते हैं प्लस एक एटम बॉडी के सेंटर पर होता है, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा FCC। इसमें क्या होता है, एटम्स हमारे कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। जो फेस के सेंटर पर होते हैं एटम्स, वो हर एक एटम कितना पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में, अपना आधा पार्ट, मतलब 1/2, कितना 1/2, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक बेसिक चीज़ है, मतलब वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो क्या जो आपको याद रखनी है वो ये चीज़ें। देखो सबसे फर्स्ट देखो जो एटम्स कॉर्नर्स पर हैं, है ना, वो शेड हो रहेंगे 8 यूनिट सेल के साथ। तो हर एक एटम का जो कॉर्नर पर है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा हर एक यूनिट सेल में, अपना 1/8 पार्ट कर रहा होगा, है ना। अब जो एटम फेस के सेंटर पर है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना 1/2 बताया था। आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा, आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा।
और जो एटम बॉडी के सेंटर में होगा वो कितना कर रहा होगा कंट्रीब्यूशन, पूरा एक एटम का। कितने का? पूरा एक एटम का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद, अपने माइंड में याद रखना है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है ना। उसकी जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसके फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं, इन सब का यूज़ करके हम इनके फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। गुड बाय।